हेलो दोस्तों, बीए पार्ट 2 का हिस्ट्री ऑनर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है तुर्की के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। यानी तुर्की जो था उसके भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करना है फ्रेंड्स। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीति एकता छिन्न भिन्न हुई। यानी हर्षवर्धन जो मरा था उसके बाद पूरा भारत की राजनीतिक जो था छिन्न भिन्न हो गई थी। राजपूत काल के विभिन्न राजनेताओं ने सहन शक्ति और दिखाई को अधिक महत्व दिया और उस युग में कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो समस्त उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता को एक सूत्र में बांध रख सकता था। तुर्की के आक्रमण से पूर्व उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी। पहला फ्रांस तक कश्मीर पर मौर्य और कुषाणों ने राज्य किया था। 6वीं शताब्दी में हुन सरदार मिहिरकुल ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 19वीं शताब्दी तक यहाँ करकोट वंश का शासन रहा। तत्पश्चात वहाँ उत्पन्न वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश में अवंती वर्मन और शंकर वर्मन नामक दो महान शासक हुए। सन 1339 ईस्वी के लगभग शाहमीर नामक एक स्थानीय मुसलमान ने कश्मीर पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद नेपाल। 7वीं शताब्दी में नेपाल तिब्बत राज्य के अंतर्गत हो गया था, परंतु 8वीं शताब्दी में पुनः स्वतंत्र हो गया था। हर्ष के समय में यह अंशुवर्म के अधीन था। 489 ईस्वी में यहाँ एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका राज्य काफ़ी समय तक रहा। प्रोफेसर S.R. शर्मा के अनुसार नेपाल पर मुसलमानों का पहला आक्रमण 14वीं शताब्दी में तुगलक सुल्तानों के समय हुआ, जिसके फलस्वरूप मुसलमान ने तिरहुत नामक प्रदेश को अपना अधीन कर ले दिया। इसका राजधानी समदाओं को घेर लिया गया। दोस्तों, आसामा। नेपाल के भांति आसमा का भी भारतीय इतिहास में विशेष स्थान नहीं है। सम्राट समुद्रगुप्त ने क्वेश्चन ए पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। उसको अपने राज्य में मिला लिया गया था। सम्राट हर्ष के शासनकाल में यहाँ भास्कर वंश का राज्य हर्ष की मृत्यु के उपरांत यहाँ स्वतंत्र राज्य बन गया और 13वीं शताब्दी में यहाँ अकाहमों के एक नवीन वंश की स्थापना की। दिल्ली के सुल्तान के राज्यकाल में भी आसमा एवं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रहा। कन्नौज। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज का बहुत कम हो गया था, परंतु 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन नामक एक प्रतापी सम्राट वहाँ हुआ। उसने बंगाल से लेकर गोदावरी तक प्रदेश और राजपुताना को अपने अधिकार में कर लिया। वहाँ एक वीर शासक ही नहीं बल्कि विद्या प्रेमी और कला प्रेमी भी था। 750 ईस्वी में कश्मीर के शासक ललितादित्य ने यशोवर्धन का वध करवा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ललितादित्य का शासन बहुत दिनों तक नहीं चला। दोस्तों, ललित जो था ना उसका बहुत दिन तक उसका शासन नहीं चला और 50 वर्ष तक कन्नौज में परिवर्तन होते रहे। ललित जो तो उसका शासन नहीं चला और 50 वर्ष तक शासन चलता रहा। 816 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजभट्टों ने कन्नौज को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर लिया, यानी उस पर अधिकार कर लिया। नागभट्टों ने 70 वर्ष तक कन्नौज राज्य किया और महाराज की उपाधि धारण की। 833 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी रामचंद्र केवल 2 वर्षों तक रहा। 835 ईस्वी में मिहिर भोज राजा बना। वह बहुत प्रतापी और बलवान था। उसने बंगाल के शासक देवपाल की शक्ति को छीन कर दिया और दक्षिण के राष्ट्रकूट को पराजित किया। उसके शासनकाल में प्रतिहारों की उन्नति रही। मिहिर भोज के पश्चात महेंद्रपाल भी योग्य पिता का योग्य पुत्र और उसका भी लगभग 20 वर्षों तक राज्य किया और उसने कन्नौज को छिन्न भिन्न करने से रोका, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। उसके उत्तराधिकारी महिपाल, देवपाल, राजपाल आदि थे। नहीं, उसका जो पुत्र था दोस्तों महिपाल, देवपाल और राज्यपाल थे। 1060 ईस्वी में लगभग कन्नौज के शासन को बागडोर प्रतिहार वंश के हाथ चली गई। इस वंश के राजाओं ने लगभग 1 शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश के राजाओं में मयचंद्र, मदनपाल, विजयचंद्र और जयचंद्र आदि प्रसिद्ध है। इन राजाओं ने पाल वंश, मलाव, गुजरात के शासकों के साथ युद्ध किया। इस वंश का अंतिम प्रतिभाशाली सम्राट जयचंद्र था, जिसे पराजित कर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। फिर भी कन्नौज ने पतन का मुसलमान के हाथ हुआ। उसका बाद आता है आंसर मालवा। मालवा राज्य मध्य भारत में था। हर्षवर्धन के
हर्षवर्धन के शासनकाल में कनौज राज्य में शामिल हो गया, परंतु वर्मन राज्य के अंतिम दिनों में वह एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। 816 और 908 ईस्वी के मध्य मालवा पर कनौज राज्य के प्रतिहारों का शासन रहा। 908 ईस्वी में जब प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हुआ तो उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर परमार वंश के स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। इस वंश के शासकों में मुंज और भोज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भोज के दरबार धनपा, धनिक, धनोज, पदगुन आदि विद्वान रहते थे। उस काल में साहित्य कला की विशेष उन्नति रही। भोज परमार वंश का बहुत प्रतिभाशाली सम्राट था। साहित्य प्रेमियों के मध्य भोज का नाम सर्वपरि था। यहाँ परमार वंश जो था उसका सर्वपरि था। कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में 104 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वह एक महान विजेता और शासक ही नहीं बल्कि संस्कृत का महान उपासक था। ने उसके कार्यों की चर्चा करते हुए उसे मध्य भारत के सर्वोत्तम राजाओं के बीच स्थान दिया है। भोज की मृत्यु के पश्चात पूर्व उत्तराधिकारी परमार वंश के शासन को दृढ़ न रख सके। उनके अनेक छोटे छोटे युद्ध के कारण अनेक राज्य की सीमाएं कम होती गई। गुजरात तथा चेदी शासकों के द्वारा उनकी बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी। अंत में 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उसे अपने राज्य में मिला लिया गया। उसका आता था फ्रेंड्स गुजरात। 8वीं शताब्दी में गुजरात भी कनौज साम्राज्य में सम्मिलित है। 10वीं शताब्दी के मध्य जब प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की भक्ति छीन हो गई थी तो सलांकी वर्ग के साहसो युवक मूलराज ने गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। मूलराज बहुत वीर और महत्वाकांक्षी था। वह कहा जाता है कि उसने अपने समकालीन राजपूत राजाओं के साथ एक बार मोहम्मद गौरी को भी पराजित किया। 995 ईस्वी में लगभग उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी को पराजित किया और 995 ईस्वी में लगभग उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र अत्यंत बलशाली इसलिए था। 1007 ईस्वी में इस वंश के शासन की बागडोर उसके हाथ से निकल गई। सोलंकी वंश का प्रतिभाशाली सम्राट कुमारपाल था। सोलंकी वंश का प्रतिभाशाली सम्राट कुमार पाल था। वह बहुत वीर, साहसी में कला साहित्य का प्रेमी था। उसकी मृत्यु के पश्चात गुजरात की दशा दिन प्रतिदिन छिन्न भिन्न हो गई। तत्पश्चात गुजरात में बघेल वंश के शासन की स्थापना हुई। अंतिम समय कर्ण देव को पराजित करके अलाउद्दीन के सेनापतियों ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। उसके बाद है अजमेर। अजमेर में सांबर के चौहानों का राज्य था। इन चौहानों के विषय में डॉ महोदय ने लिखा है कि अजमेर सांबर राज्य का एक भाग था। चौहान वंश का सबसे पहला शासक विशाल देव चौहान था। उसने मुसलमानों से युद्ध किया, प्रतिहारों से दिल्ली से छीनी और अपने राज्यों की सीमा हिमालय से विंध्याचल तक विस्तृत की। चौहान वंश का सबसे प्रतिभाशाली सम्राट पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज से तराइन के युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। दोस्तों पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध कब था? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन मोहम्मद गौरी को पराजित किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, पीछे के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी हार गए। पृथ्वीराज चौहान जीत गए, परंतु पृथ्वीराज और जयचंद की फूट के कारण दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने उसकी बुरी तरह हराया। पृथ्वीराज बंदी बना लिया गया और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का शासन स्थापित। दिल्ली और अजमेर मुसलमानों का स्थापित हो गई। बुंदेलखंड। नेक्स्ट आएगा तो क्वेश्चन है बुंदेलखंड। कनौज से कुछ दक्षिण की ओर बुंदेलखंड में चंदेलों का राज्य था। पहले चंदेल कनौज के राजपूतों के अधीन थे। पहले जो थे ना कनौज जो थे चंदेलों के अधीन थे, परंतु 800 ईस्वी के लगभग ननुक नामक एक राजपूत सरदार ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चंदेल वंश में 2 प्रसिद्ध शासक वंश और प्रमाण हुए। सुबुक्तगिन के आक्रमण के समय वंश के पंजाब के शासक जयपाल की सहायता की थी। परमाल और पृथ्वीराज के बीच पुराना बैर था। कहा जाता है कि शीशगढ़ नामक स्थान पर इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अल्लाह और रुदल नामक के योद्धाओं ने भाग लिया था। युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई और मोहरबा पर उसका अधिकार हो गया। तत्पश्चात 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने कालिंजर और मोहम्बा पर अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड उसके राज्य में सम्मिलित हो गया। मेवाड़ में गहलौत वंश का शासक था। इस वंश का संस्थापक वपारवाल था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वपारवाल बड़ी वीरता से लड़ा था। फलस्वरूप उसे 730 ईस्वी में मेवाड़ प्राप्त हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के समय तक मेवाड़ में इस वंश का शासन रहा और ये निरंतर मुसलमानों से लोहा लेते रहे।
बिहार में बंगाल। हर्षवर्धन का राज्य बंगाल तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन जो था ना फ्रेंड्स, उसका बंगाल तक फैला हुआ था। उसकी मृत्यु के उपरांत 8वीं शताब्दी तक की बंगाल का इतिहास अंधकार के गति गर्त में था। 8वीं शताब्दी में गोपाल नामक एक व्यक्ति ने वहाँ पाल वंश की नींव डाली। उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने अपना प्रभाव कनौज से विंध्य तक फैला लिया। तत्पश्चात इस वंश का सर्वशक्तिमान शासक देवपाल सिंहासनरूढ़ था। उसने आसमा और कलिंग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश पतन की ओर अग्रसर होता गया। 12वीं शताब्दी में इस वंश के पतनोपरांत वहाँ सेन की नींव पड़ी। सेन वंश में विजय सेन और बल्लभ सेन नामक प्रसिद्ध राजा हुए। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा हुए। अंत में मोहम्मद सेन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, यह निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमानों के आक्रमण के समय समस्त उत्तरी भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और सभी राज्यों का आर्थिक स्थिति है। कोई स्त्री केंद्रीय शक्ति के न होने के कारण यात्रता छोटे छोटे राजा अपना सिर उठाते रहते थे। उसी वातावरण के मध्य तुर्की ने भारत पर आक्रमण किया और देश की राजनीतिक स्थितियों के परिणाम स्वरूप ही वे भारतीयों को धूल दूषित करने में सफल रहे। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऐबक या इल्तुतमिश? युक्तिकर उत्तर दे। कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश दास वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश हो, दास वंश का संस्थापक था। इसके लिए दोनों के चरित्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में मुसलमान तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य का अंग अवश्य बनाया, परंतु वह गौरी का सुल्तान था, न कि दिल्ली का। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक था। उसने न केवल अपने स्वामी की उसकी भारत विजय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, बल्कि अधिकांश वही उन विजय और उसके संगठन के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मुख्य सफलता भारत के तुर्की राज्य को गौरी और गजनवी के मुसलमान सुल्तानों की समिति संयुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना तथा मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई अस्थिर परिस्थितियों में उसे स्वयं प्रदान का। इसी कारण उसे भारत में तुर्की राज्य का प्रस्थान हो गया, तुर्की राज्य का संस्थापक माना गया। दोस्तों वीडियो का अच्छी लगा, अरे वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।